दोस्तों आज हम देखेंगे दो बहनों की कहानी जिसमें से एक बहन देख नहीं सकती। लालच और नफरत से भरा हुआ एक ऐसा खौफनाक अंत जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 1845 का ग्रेट फेमीन असल में आयरलैंड का सबसे बड़ा अकाल था, जिसे आयरिश पोटैटो फेमीन भी कहा जाता है, जो 1845 से 1852 के बीच चला। इस दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों का मेन फूड सोर्स आलू था और वही अचानक से बर्बाद होने लगा। आलू में एक खतरनाक बीमारी लग गई थी जिसे पोटैटो ब्लाइट भी कहते हैं। ये एक फंगस जैसी डिजीज़ थी जो हवा और ज़्यादा नमी से फैलती थी। इसके असर से पहले पौधों के पत्ते काले पड़ जाते थे और फिर ज़मीन के अंदर उगने वाले आलू भी गलने लगते थे। बाहर से ठीक दिखने वाले आलू भी अंदर से सड़े हुए निकलते। आलू चिपचिपे हो जाते हैं और उनसे बदबू आने लगती, जिस वजह से वो खाने लायक नहीं रहते हैं। साल 1945, जगह है आयरलैंड। दुनिया के लिए ये साल सामान्य था, लेकिन आयरलैंड के लोगों के लिए ये साल किसी डरावने सपने से कम नहीं था। आज भी इसे याद कर लोगों की रूह कांप जाती है। 8 सालों तक चला वो खौफनाक दौर, जिसके बारे में आज कोई बात भी नहीं करना चाहता। पोटैटो ब्लाइट के शुरू होने से ठीक 2 साल बाद हम एक बार में रखे हुए आलू के ढेर को देखते हैं, जो कि सड़ चुके हैं। सारी ज़मीन ऐसी मालूम पड़ती है मानो जैसे किसी ने जहर बो दिया हो। उसी जगह एक शख्स लकड़ी पर कुछ खुरीद रहा है। 2 साल बीत गए भूख और पीड़ा से जूझते हुए। उसने लिखा कि इस धरती में जहर के सिवाय और कुछ नहीं बचा। उसके तुरंत बाद ही उसने खुद को गोली मार ली। कुछ लोग थे जो देश छोड़कर चले गए और जो नहीं जा पाए उन्होंने इस शख्स की ही तरह मौत को गले लगा लिया। यहाँ हमें पता चलता है कि ये शख्स पूरी तरह से पागल हो चुका था। वहाँ से कुछ वक्त बाद हम 2 महिलाओं को एक वीराने में देखते हैं। दोनों ही सगी बहनें हैं, नूरीन और फिनुला। दोनों एक ऐसे सफ़र पर निकले हैं जिसका कोई अंत नहीं दिखाई देता। नूरीन की आंखों की रोशनी बहुत पहले ही चली गई, जिस वजह से वो देख नहीं पाती। दोनों का कोई एक जगह ठिकाना नहीं। दोनों दिन भर अलग अलग जगहों पर खुदाई करती और नदी के पानी को छानती, ताकि उन्हें कहीं से सोना मिल जाए और वो एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। लेकिन हर रोज़ सिर्फ निराशा ही हाथ लगती। नूरीन के पास एक पालतू गधा भी है, थॉमस, जिसे वो खुद से कभी अलग नहीं करती। नूरीन अक्सर फिनुला से बंधी हुई रस्सी को पकड़ कर चलती, ताकि चलते वक्त वो भटक न जाए। लेकिन फिनुला के मन में हमेशा से नूरीन के लिए एक नफरत सी रहती। वो उसे खुद पर एक बोझ समझती है। हर रोज़ हाथों में मैप लेकर फिनुला उन जगहों का पता लगाती जहाँ सोना मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती। लेकिन नूरीन अक्सर उसे यही कहती रहती कि काश बाकियों की तरह वो भी अमेरिका चले जाते हैं, तो यहाँ रहकर उन्हें इस तरह से भटकना नहीं पड़ता। लेकिन नूरीन की बात सुनते ही वो गुस्से से भर जाती। फिनुला ने कहा कि इस रस्सी को काट दो और अमेरिका चली जाओ। यहाँ हमें पता चलता है कि एक अच्छे जीवन की खोज में हजारों लोग यहाँ से पलायन कर अमेरिका चले गए और वहाँ जाकर कई लोग सोने की खोज में लग गए। लेकिन फिनुला यहाँ से नहीं जाना चाहती। हर दिन इसी तरह क्रम चलता। सुबह उठ दोनों नदी के पास सोने की तलाश में जुट जाती, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद आज नहीं तो कल सोना मिल ही जाएगा। लेकिन सुबह से शाम हो जाती और सोने का कोई पता नहीं चलता। एक शाम वो नदी के पास बैठी होती है, तभी उस पार उसे एक शख्स फिशिंग करता हुआ दिखाई दिया, जो कि फिनुला की ही तरफ देख कुछ गुनगुना रहा था। इस वीराने में किसी इंसान की झलक दिख जाए, ये एहसास किसी सुकून से कम नहीं था। तभी वहाँ नूरीन अपने गधे को लेकर आ गई, जिसे देख फिनुला के चेहरे का रंग एकदम से उतर गया। उसने फिर नदी के उस पार देखा तो वो शख्स वहाँ से जा चुका था। रात उसने नूरीन के आंखों के सामने माचिस की तीली जलाई। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि वो देख सकती है, लेकिन उसके पूछने पर नूरीन ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। यहाँ फिनुला कहने लगी कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ हमें पता चला कि नूरीन की आंखों की रोशनी किसी हादसे की वजह से गई थी, जिसकी जिम्मेदार वो फिनुला को मानती है। रात दोनों जंगल में ही सोते। नूरीन उसे बताती है कि उसने एक सपना देखा है, जब उन्हें सोना मिल जाएगा तो वो अपने लिए कई सुंदर ड्रेसेस खरीदेगी, हफ्ते के हर दिन के हिसाब से एक। जब वो सड़कों पर उसे पहन निकलेगी तो पुरुष उसे देखते ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन एक डर हमेशा बना रहता कि अगर उन्हें सोना कभी मिला ही नहीं तो क्या होगा। इस पर फिनुला उसे कहने लगी कि अगर सोना उन्हें नहीं मिला तो समझ लेना कि उन्होंने कभी ढंग से उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। नूरीन ने कहा कि जिस दिन हमें लगेगा कि अब सब खत्म होने वाला है तो दोनों खुद को गोली मार लेंगे। सुबह खरगोश का शिकार करने के लिए फिनुला निशाना लगा रही थी, लेकिन उस वक्त नूरीन गाना गुनगुना रही होती है, जिस वजह से फिनुला का निशाना चूक गया। उसने गुस्से में नूरीन पर गन पॉइंट कर दिया। मन में तो ख्याल आया कि आज यहीं गोली मार के उसकी कहानी ख़त्म कर दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। हर दिन की तरह वो फिर से नदी के पास सोने को तलाश कर रही होती है। तभी वो शख्स बोट में बैठा फिर दिखाई दिया। उसने बताया कि उसका भाई भी अमेरिका चला गया है। उसने ये भी बताया कि यहाँ कोई सोना नहीं, ये सिर्फ समय बर्बादी है। वहाँ दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। तभी वहाँ नूरीन आ गई। उसने उस शख्स की आवाज़ सुनी तो नदी की तरफ देखने लगी।
उस शख्स ने उसकी आंखों के बारे में पूछा। यहाँ फिनुला ने उसका मजाक बनाते हुए कहा कि उसने पानी में अपनी परछाई देख ली, जिस वजह से इसका यह हाल हो गया। ये बात कहीं ना कहीं नूरीन को चुभ सी गई कि वो सच्चाई क्यों नहीं बताती कि उसकी इस अवस्था की जिम्मेदार फिनुला ही है। यहाँ हमें पता चलता है कि नूरीन को उसने जोर से धक्का दिया था और नीचे गिरने की वजह से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। वहाँ दोनों आपस में झगड़ने लगे और वो शख्स वहाँ से चला गया। हम देखते हैं गुस्से में उसने नूरीन को बहुत मारा और रात कपकपाती ठंड में ही उसे पेड़ से बांध दिया। ये देख पता चलता है कि शायद वो उसके साथ पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है। यहाँ वो अपने गधे थॉमस को अपने पास बुलाने लगी, लेकिन फिनुला ने उसके गधे को वीराने में अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। उसे लगता है कि वो गधा किसी काम का नहीं था। यहाँ नूरीन थॉमस की याद में रोने लगी क्योंकि उसे वो जान से भी ज़्यादा प्यारा था। रात फिनुला ने देखा उसके बैग में एक बुलेट और बचा है। अब यहाँ हम उसके मन को नहीं पढ़ पाते कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ बातें साफ होती दिखाई देती हैं। उसने रात भर नूरीन को उस पेड़ से बांधे रखा। बार बार गुजारिश करने पर भी उसकी रस्सी नहीं खुली। किसी तरह रात गुजरी। सुबह हम फिनुला को रोज की तरह नदी के पास खुदाई करते हुए देखते हैं और नूरीन नदी के पास गुमसुम सी बैठी है। फिनुला खुदाई करके परेशान हो गई। यहाँ वो अपनी बंदूक से निशाना लगाकर खुद को आजमाने लगी कि क्या अब वो नूरीन को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तब उस कीचड़ में उसकी नज़र किसी अजीब सी चीज़ पर पड़ी। जब हाथों में उठाकर देखा तो वो सोने का टुकड़ा था। उसे देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। लगा शायद अब उसकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तभी नूरीन ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई कि क्या उसे कुछ मिल गया है। उसकी आवाज़ सुनते ही फिनुला डर गई। वो नहीं चाहती थी कि नूरीन को इस सोने के बारे में पता चले, इसलिए उसने मना कर दिया कि अब तक उसे कुछ नहीं मिला। वो सोने को हाथ में लेकर धीरे धीरे नूरीन की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि अब वो एक पल के लिए भी उसे जिंदा नहीं देखना चाहती। तभी उसने देखा कि नूरीन ने अपनी गन खुद पर ही तान दी। ये देख फिनुला रुक गई, क्योंकि उसे लगा कि अगर ये काम वो खुद कर ले तो और अच्छा होगा। वो उसे मारने की गिल्ट से बच जाएगी। यहाँ पूछने पर नूरीन ने बताया कि उन्होंने फैसला किया था कि जब वक्त हाथ से निकल जाएगा तो दोनों खुद को गोली मार अपनी जान दे देंगे, क्योंकि अब नूरीन और नहीं जीना चाहती। लेकिन फिनुला अपने इस वादे को भूल गई। यहाँ नूरीन ने उससे पूछा कि क्या अगर वो अपनी जान देगी तो फिनुला भी उसका इस काम में साथ देगी। फिनुला ने भी डरते हुए हामी भरी कि हाँ, हर कदम पर वो उसके साथ है। यहाँ नूरीन ने एक छोटा सा कपड़ा अपने हाथ में लिया और फिनुला को गेस करने के लिए कहा कि कपड़ा किस हाथ में है। अगर वो फेल हो गई तो पहले उसे खुद को गोली मारना होगा, इसके बाद नूरीन अपनी जान देगी। लेकिन फिनुला सही हाथ पहचानने में फेल हो गई। यहाँ फिनुला घबराने लगी और उसने अपने शातिर दिमाग से एक चाल चली। उसने बैग उठाया और हवा में गन फायर करके बैग को नीचे गिरा दिया, जिससे ऐसा लगा कि फिनुला की लाश नीचे गिर गई। उसके बाद नूरीन खुद को शूट करने गई, लेकिन उसने खुद को शूट ना करके फिनुला को गोली मार दी और फिनुला वहीं गिर पड़ी। यहाँ हमें पता चलता है कि नूरीन अंधी नहीं है। इतने वक्त से वो सिर्फ ढोंग करती रही और हर वक्त फिनुला के लालची मन को आजमाती रही। यहाँ नूरीन ने उसके बैग से सोना निकाल लिया, लेकिन फिनुला उसे लालच देने लगी कि वो अपनी ज़िंदगी को इस सोने से बदल सकते हैं। नया घर, नए कपड़े, सब कुछ होगा उनके पास, लेकिन नूरीन को उसके लालची मन पर जरा सा भी भरोसा नहीं। उसके बाद उसने फिनुला के सर में गोली मार उसका काम तमाम कर दिया। फिर वो उस सोने को हाथ में लेकर एक टक देखने लगी। हम देखते हैं उसका गधा भी वापस लौट आया, जिसे देख वो काफ़ी खुश हुई। रास्ते में उसे फिर वही शख्स मिला जो उन्हें नदी पर मिला था। नूरीन को इस तरह से देख वो काफ़ी शॉक्ड हो गया। उसने उस शख्स से नज़दीकी पोर्ट का रास्ता पूछा और वो उसी दिशा में आगे बढ़ने लगी। शख्स के पूछने पर उसने बताया कि वो वेस्ट की तरफ जा रही है। यहाँ हम नदी के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे फिनुला की बंधी हुई लाश देखते हैं, जिसके सामने उसके सारे मैप्स खून से सने हुए रखे थे। उसके हाथ में वही सोने का टुकड़ा भी दिखाई पड़ता है और आंख पर पट्टी बंधी है जिस पर खून से लिखा था पॉइजन इन द अर्थ। यहाँ हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में जिस शख्स ने खुद को गोली मारी थी वो शख्स कोई और नहीं, इन दोनों का पिता था। नूरीन ने उस सोने को भी वहीं छोड़ दिया क्योंकि वो इस कर्ज को लेकर अपने सफ़र पर नहीं जाना चाहती थी। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, उस वक्त 1845 से 1847 के बीच आयरलैंड में बहुत ज़्यादा बारिश और नमी थी, जो इस डिजीज़ के फैलने के लिए परफेक्ट कंडीशन बन गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे धरती ही खराब हो गई हो या मिट्टी में कोई जहर आ गया हो जो फसलों को बर्बाद कर रहा है। असल में ये कोई जहर नहीं था, बल्कि एक इनविजिबल प्लांट डिजीज़ था, जिसके बारे में उस वक्त लोगों को प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब बना दिया इस बात ने कि आयरलैंड के ज़्यादातर गरीब लोग पूरी तरह से आलू पर डिपेंडेंट थे, क्योंकि वो सस्ता और पौष्टिक होता था। जब आलू की फसल लगातार फेल होने लगी तो लोगों के पास खाने का कोई और ऑप्शन नहीं बचा।
उस समय आयरलैंड ब्रिटिश रूल के अंडर था और सरकारी मदद भी ना के बराबर थी, बल्कि कई जगहों पर तो अनाज भी एक्सपोर्ट होता रहा, जबकि रहीवासी लोग भूख से मर रहे थे। इस अकाल का रिजल्ट बहुत ही विनाशकारी रहा। लगभग 10 लाख लोग भूख और बीमारियों की वजह से मर गए और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मजबूरन अपना देश छोड़कर अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जाना पड़ा। इससे आयरलैंड के पॉपुलेशन में ज़बरदस्त गिरावट आई और देश का सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमेशा के लिए बदल गया। सिंपल शब्दों में कहें तो धरती जहर नहीं उगल रही थी, बल्कि एक खतरनाक डिजीज़ ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था और उस वक्त के लोग उसका रीज़न नहीं समझ पाए थे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिए। आपका हाइप मेरे वीडियोस की रीच बढ़ा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।